गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय की चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन इससे पहले के वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उसमें दो तरीके के अध्ययन है, पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण। दो दृष्टिकोण है। तो आज अपन राजनीति विज्ञान के परंपरागत जो दृष्टिकोण है या पारंपरिक या परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्योंकि राजनीति विज्ञान विषय की एक बहुत लंबी परंपरा रही है और यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय भी दिया जाता है। जो यूनानी लोग थे उन्होंने राजनीति विज्ञान की शुरुआत की थी और क्योंकि उनको जनक होने का श्रेय इसलिए भी दिया जाता है कि इस विषय के विकास में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके जन्म में प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद सभी लोगों से सिंचित किया गया है। जो प्रमुख दो राय थी जिनकी बाद में व्याख्या की गई, तोड़ा मरोड़ा गया, सब कुछ हुआ। तो इन सब को लेकर के इस तरह की दो आधुनिक जो मोटे रूप में अगर अपन देखें यूनानी चिंतकों से लेकर के आज तक के विभिन्न चिंतक, सिद्धांतवेताओं, विश्लेषण और राजनीति विज्ञान के रूप और परंपराओं को समय समय पर बदलती रही है, लेकिन मोटे रूप से राजनीति विज्ञान के दो रूप उभर कर सामने आते हैं। मोटे रूप से अगर अपन बात करें तो दो रूप सामने आते हैं। दो रूप कौन कौन से हैं? एक परंपरावादी दृष्टिकोण जिसकी खासियत है मानकात्मक और दार्शनिक। दूसरा है व्यवहारवादी ये आधुनिक दृष्टिकोण जिसका है व्यवहारवादी और वैज्ञानिक। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है परंपरावादी राजनीति विज्ञान, जिसमें मानकात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण जिसकी विशेषताएं हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो मानकात्मक इसलिए है परंपरागत राजनीति विज्ञान में क्योंकि इसका जो मुख्य है वो मानकात्मक है और इसको मानने वाला व्यक्ति वो एक दार्शनिक सा लगता है, इसलिए इसको दार्शनिक रूप से में भी पढ़ा जाता है। तो परंपरावादी जो अध्ययन पद्धति है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान एक परंपरागत विषय है, प्राचीन विषय है और परंपरागत राजनीति विज्ञान का मतलब यही है कि जो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था। इसके सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व दृष्टिकोण से प्रभावित रहते थे। प्लेटो से लेकर रूसो, कांट और हीगल तक ने इसको प्रतिपादित किया था। यानी इसकी अगर हम परंपरागत राजनीति की बात करें तो वह टाइम जो व्यवहारवादी क्रांति से पहले का। व्यवहारवादी क्रांति के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्यवहारवादी क्रांति क्या थी इनके बारे में। तो इसका जो है वो मुख्यतः ये है कि मतलब अपने जो इनके जो भी प्रतिपादक थे यानी उस वक्त जो लोग थे उनके खुद के विचारों के और उनके व्यक्तित्व से और उनके सोचने के तरीके से ये जो अध्ययन है वो हमेशा प्रभावित रहा है। जैसे प्लेटो से एक्विनाज, रूसो, कांट, हीगल सब ने उसको आचार शास्त्र और दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में प्रतिपादित किया, इसलिए इसको परंपरागत राजनीति विज्ञान के रूप में इसको माना जाता है। इनके विचार, दृष्टिकोण, जो चिंतन, कल्पना, आध्यात्मिक सिद्धांतों से आदि से ये लोग जुड़े हुए थे। शाश्वत और उच्च स्तरीय तत्वों से संबंध होने के कारण इनकी चिंतन प्रणाली तार्किक और निगमनात्मक है। ये ध्यान मतलब शाश्वत और उच्च स्तरीय संबंध क्योंकि पुरातन राजनीतिक सिद्धांत है वो बौद्धिक है और तर्क और निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित है। तो इसलिए इनका जो है वो उच्च स्तरीय तत्वों से संबंध होने, शाश्वत और उच्च स्तरीय तत्वों से संबंध होने के कारण और इनका जो निष्कर्ष है ये जो पुरातन मतलब इनका जो निष्कर्ष है वो गणितीय प्रमाण, तथ्य संग्रहण, परिमाणात्मक और सर्वेक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित नहीं है। क्योंकि इनका जो है उच्च शाश्वत और उच्च स्तरीय से संबंध है तो इनका वो भी अलग ही है। पुरातन लोग है वो नैतिक, तार्किक, निगमनात्मक है तथा जो पुरातन लोग हैं वो नैतिक, न्यायशास्त्रीय और कानूनी पहलुओं को ही देख पाए और इनके अनुसंधान का प्रमुख विषय है वो राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाएं रही है। परंपरावादी परिभाषाओं को देखने से लगता है कि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार के ढांचे का अध्ययन करने वाला विषय मात्र है। तो ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था उससे यूँ लगता है क्योंकि और फिर जो विभिन्न लोग हुए हैं से बाद में जिन लोगों ने, चाहे वो गार्नर हो, ब्लंट्सली हो, गेरिट्स हो, एक्टन, जो भी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इनको माना है। तो ये बेसिकली जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उनमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला, ये शाश्वत और उच्च स्तरीय से संबंध होने के कारण इनकी जो चिंतन प्रणाली है वो तार्किक और निगमनात्मक है। यानी जो आधुनिक चिंतन प्रणालियाँ हैं, चाहे वो तथ्य संग्रहण हो, परिवेशनात्मक सत्यापन हो, सर्वेक्षण हो, वैज्ञानिक और तकनीकी विधियों पर निर्धारित हो, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का इनसे कोई संबंध नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये जो लोग हैं वो हमेशा नैतिक, न्यायशास्त्रीय और कानूनी पहलुओं को देखे, इसलिए इनका जो रिसर्च और जो शोध का विषय था वो भी क्या था? तीन चीज़ें थी, राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाएं इनका अध्ययन का विषय रही है। तो इनकी परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो भी राजनीति विज्ञान है वो एक राज्य और सरकार के ढांचे का अध्ययन करने वाला विषय है। अब अलग अलग लोग हैं वो ये अलग अलग तरीके से इनको मानते हैं, राज्य और सरकार। कुछ ये कहते हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक शास्त्र है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है,
कुछ ये मानते हैं कि राज्य और सरकार का अध्ययन करता है, राज्य का नहीं करता, जबकि कुछ क्या मानते हैं कि ये राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो इसी प्रकार राज्य संबंधी अध्ययन है वो कौन मानते हैं, जैसे गार्नर है, बलंसली, गेरिस, एक्टन और गुडनाव। गार्नर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से ही होता है। ये गार्नर की बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, ध्यान रख लेना, क्योंकि राज्य से संबंधित जो वैज्ञानिक है वो बलंसली, दूसरा नंबर आता है बलंसली का। गार्नर की परिभाषा आपने देख ली कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत है वो राज्य से ही होता है। बलंसली ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो उसकी परम आवश्यक प्रकृति और आधारभूत स्थिति और विविध स्वरूप और विकास को समझने का प्रयत्न करता है। जो गेरिस है वो कहते हैं कि गेरिस का कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य का उद्भव, विकास, उद्देश्य और समस्त राज्य की समस्याओं का उल्लेख करता है, यानी राज्य से संबंधित ही है। उसी तरह एक्टन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और उसके विकास के लिए अनिवार्य दिशाओं से संबंध है। और गुडनाव भी यही है कि यह विज्ञान उस संगठन का अध्ययन करता है जिसे राज्य कहते हैं, और राज्य की स्थिर और प्रगतिशील दोनों अवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कुल मिलाकर के ये वो विचारक है जो परंपरागत राजनीति है उसको सिर्फ राज्य के अध्ययन संबंधित मानते हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब सरकार संबंधी अध्ययन कौन मानता है, जेम्स मानते हैं, लिकोक मानते हैं और जॉन शीले। ये तीन लोग हैं वो राज्य संबंधी है, क्योंकि लिकोक तो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। इन्होंने तो क्योंकि राज्य के स्थान पर राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल दिया है, क्योंकि ये क्या मानते हैं कि राज्य तो केवल एक अमूर्ति का ही है। राज्य क्या है, अमूर्ति का ही है। वस्तुतः सरकार ही वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से वो अपनी विचारधाराओं को या अपने जो उनके जो दिमाग में जो आइडियाज़ होते हैं या जो उनकी मतलब जो एक खाका होता है उस खाके को स्वरूप सरकार के माध्यम से किया जाता है। इसलिए राज्य का अध्ययन है करके सरकार का अध्ययन है, से लिकोक शीले ये मानते हैं। तो जेम्स ने तो कह दिया राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, तथापि यह राज्य में सरकार की अंतर्नीति भी है। लिकोक का आपने देख लिया कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। उसी प्रकार शीले क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्था का उसी प्रकार से अनुसरण किया जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र में धन का, प्राणी शास्त्र में जीव का, बीजगणित में अंकों का और रेखा गणित में स्थान और दूरी का किया जाता है। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में भी सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो अगर अपन अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं, दोनों का अध्ययन मानने वाले लोग भी है। उनमें पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट है। यानी पॉल जेनेट क्या कहते हैं, गिलक्राइस्ट ने जैसे कहा है कि राजनीतिक शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, गिलक्राइस्ट। उसी तरह जेनेट भी कहते हैं, जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो परंपरागत राजनीतिक शास्त्र है, परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन पर दर्शन, इतिहास और विधि शास्त्र का आधिपत्य था, यानी इन चीज़ों का आधिपत्य था, और तथा राजनीतिक संस्थाओं के संस्थागत ढांचे के अध्ययन पर जोर देता है। यानी जो परंपरागत सिद्धांत है वो क्या करता है, राजनीतिक संस्थाओं के सिर्फ संस्थागत ढांचे पर, यानी किस तरह से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो संस्थाएं बनी हुई है वो संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती है, और यह राज्य और सरकार के संकुचित दायरे में ही अध्ययन कर पाया। बस ये परंपरागत जो सिद्धांत था उसकी ये एक अपन जो मान सकते हैं कि इसकी एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ परंपरागत जो संकुचित जो दायरा था राज्य और सरकार का, उसी में उससे बाहर नहीं निकल पाया था। क्योंकि जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान है वो राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला मानते हैं। राज्य के बिना सरकार की भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार जो है वो राज्य के द्वारा प्रदत्त शक्ति का ही प्रयोग करती है, और सरकार के बिना राज्य की अमूर्त कल्पना मात्र है। तो इसलिए कुछ लोग है वो दोनों अध्ययन भी मानते हैं। तो ये इस प्रकार अगर हम निचोड़ के रूप में देखें तो इसका मतलब यही है कि ये ढांचे जो परंपरागत ढांचा है वो राज्य और सरकार तक ही सीमित है, क्योंकि कुछ विचारक वो राज्य का अध्ययन मानते हैं, कुछ सरकार का मानते हैं, कुछ राज्य और सरकार का मानते हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, बेसिकली अपन अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु है राज्य है, कि राज्य किस प्रकार से काम करता है। और किंतु ये मूल प्रश्न क्या है कि राज्य वे कौन कौन, क्योंकि राज्य तो एक बहुत बड़ी संस्था आ गई, तो अब राज्य के कौन कौन से वे पहलू है जिनके आधार पर राजनीति विज्ञान का विवेचन किया जाता है, अर्थात इसका क्षेत्र क्या है। तो अब अपन देखते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है। राजनीति विज्ञान के जो परंपरावादी जो विचारक है गार्नर है, उन्होंने इसके क्षेत्र की गार्नर ने सबसे बेहतरीन परिभाषा दी है। क्योंकि गार्नर क्या कहते हैं, इसका क्षेत्र क्या है,
कि राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति, पहला इसकी मतलब मौलिक समस्याएं जो है वो क्या है, जैसे पहले अगर अपन बात करें तो राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना इसके क्षेत्र में आएगा। दूसरा राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास और उनके विविध रूपों का अध्ययन करना। और तीसरा, जहाँ तक संभव हो इस आधार पर राजनीतिक प्रकृति और विकास के नियमों का आधार करना है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि राजनीति विज्ञान है वो राज्य के सैद्धांतिक संगठन से संबंधित प्रश्नों का विवेचन करता है। राज्य किस प्रकार, इसकी उत्पत्ति भी और उसकी प्रकृति कैसी है, इस बात पर अध्ययन करना, संस्थाओं के बारे में उनके स्वरूपों का अध्ययन करना, और राज्य का विकास है वो क्यों और कैसे हुआ, इसका आधार क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, सत्ता का स्वरूप क्या है, जो सत्ता का जो राज्य के शासितों से संबंध क्या है, लोगों की आज्ञाओं का पालन क्यों किया जाता है। ऐसे वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन पर बात करते हैं। अब गुडनाव है, तो गुडनाव क्या कहते हैं कि उसका 3 बातों से इन्होंने सीधा सीधा अर्थ जोड़ा, राज्य की इच्छा का निर्माण, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और राज्य की इच्छा की क्रियान्वति। बस ये 3 चीज़ें हैं जो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत क्षेत्र है उसमें आता है। उसी प्रकार फ्रेडरिक जो पोलक है उन्होंने 2 खंडों में विभाजित किया है। प्रथमतः सैद्धांतिक राजनीति और द्वितीय व्यावहारिक राजनीति। यानी सैद्धांतिक राजनीति में राज्य की आधारभूत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और व्यावहारिक राजनीति में राज्य के क्रियात्मक स्वरूप तथा निरंतर परिवर्तनशील सरकारों के वास्तविक क्रियाकलापों की विवेचना की जाती है। यानी जो फ्रेडरिक पोलक है वो ये मानते हैं सैद्धांतिक और व्यावहारिक, सैद्धांतिक में सामान्य समस्याएं आएगी और व्यावहारिक में जो परिवर्तनशील सरकार वगैरह में जो व्यवहार में होता है उनके बारे में अध्ययन करता है। उसके बाद में विलोबी फिर राजनीति विज्ञान को 3 महत्वपूर्ण विषयों में अध्ययन करता है। पहला राज्य, दूसरा शासन और तीसरा विधि, इस प्रकार से। तो अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या हो, और इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए 1948 में यूनेस्को के अंतर्गत एक राजनीतिक शास्त्रियों का पेरिस में सम्मेलन हुआ। यानी जो पेरिस सम्मेलन 1948 में यूनेस्को ने करवाया था उसमें ये निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आएगा। पहला, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांतों में क्या आएगा, जैसे राजनीतिक विचारों का इतिहास क्या है और राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार से बनते हैं और उनकी उपयोगिता क्या है। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं, जैसे संविधान, राष्ट्रीय या स्थानीय सरकार, लोक प्रशासन, सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्य, तुलनात्मक जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन। तीसरा, दल समूह और जनमत, यानी दल प्रणाली, दल और दबाव समूह, हित समूह, जनमत शासन में जनता की भागीदारी, इनके बारे में अध्ययन करना। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। तो इस प्रकार से अब परंपरागत राजनीति है वो राजनीति विज्ञान है वो राज्य और सरकार और उसके अंग और उपांगों का अध्ययन करता है। और राज्य और सरकार के अतिरिक्त हम देखते हैं कि परंपरागत जो अध्ययन प्रणाली है उसमें अन्य किसी में विजय मतलब उनकी कोई रुचि नहीं है, और राजनीति विज्ञान का आदि और अंत है वो राज्य ही है। अब राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की 4 अध्ययन पद्धतियां हैं। जैसे दार्शनिक अध्ययन पद्धति, जिनको कौन मानते हैं, प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने दार्शनिक अध्ययन, यानी दार्शनिक अध्ययन पद्धति को निगमनात्मक पद्धति का भाग माना जाता है। यह अध्ययन क्या है, विधि ठोस तथ्यों पर नहीं अपितु कल्पना और आदर्शों पर आधारित है। दार्शनिक पद्धति है वो एक मतलब जो वैज्ञानिक है उसके दिमाग की यानी उसके कल्पनाओं और उनके जो आदर्श है खुद के उन पर है। इस पद्धति में एक भावात्मक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और फिर कल्पना के द्वारा उस परिणामों पर पहुंचा जाता है। से प्लेटो की अगर अपन बात करें तो अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें प्लेटो के दिमाग में एक आदर्श राज्य का विचार था और फिर अपनी भावनाओं के अपनी कल्पनाओं के माध्यम से किस तरह से राजा होगा, किस तरह से वो अपनी सारी कल्पनाएं थी उन कल्पनाओं के माध्यम। उसी प्रकार जो थॉमस मोर की जो रचना है यूटोपिया, उसमें क्या है, आदर्श राज्य का निर्माण करते समय दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये जो लोग हैं उन्होंने दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया। दार्शनिक पद्धति में बेसिकली क्या होता है कि खुद अपना एक आदर्श स्थापित कर लेते हैं, भावनात्मक आदर्श, और फिर कल्पनाओं के माध्यम से उस तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है फिर ऐतिहासिक पद्धति, जिसको मैकियावेली, बोदाम, बर्क और मोंटेस्क्यू ने काम में ली। ऐतिहासिक पद्धति में क्या है, क्योंकि ये क्या मानते हैं कि इतिहास है वो राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाएं, आदर्श और सिद्धांत और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती है। जैसे लास्की क्या है, लास्की ने जैसे बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में अनुभवों के परिणाम को इकट्ठा करके लिखने का ही प्रयास होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो परंपरागत जो राजनीतिक शास्त्री उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया, क्योंकि इनका क्या मानना था बेसिकली कि राजनीति इतिहास है वो राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। तीसरा है तुलनात्मक पद्धति।
मोंटेस्क्यू, ब्राइस और डी टॉकविले जैसे लोगों ने इनमें तुलनात्मक पद्धति का मतलब दो चीज़ों के बीच में तुलना करके लिखना। जैसे क्योंकि तुलनात्मक पद्धति की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया था। आपको पता होगा कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ जो पॉलिटिक्स जो किताब थी उसमें 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांतियों के कारण और उनके रोकने के उपायों का निरूपण किया था। तो तुलना की थी 158 संविधानों की और फिर उन्होंने क्रांतियों के कारण बताए और उनका उपाय भी बताया था। तो इस प्रकार की जो पद्धति का प्रयोग करते हैं उनका एक ध्येय होता है कि वो एक प्रकार की संस्थाओं के इतिहास में और वर्तमान समय में तुलना करके उनके नियमों और सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं। और इतिहास में हमको राज्यों के विभिन्न अंगों के विकास, पतन और विनाश के उदाहरण मिलते हैं। तुलनात्मक राजनीति से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन किन कारणों से क्या क्या परिणाम निकले होंगे। तो इस पद्धति को तुलनात्मक पद्धति कहते हैं कि किन किन तुलनाओं से विभिन्न मतलब चीज़ों की दो सरकारों के मध्य में तुलना कर लिया, अन्य कोई भी चीज़ों के बीच में तुलना करके। और फिर एक है विधि पद्धति जिसको विलोबी और डिग्विट जो है उन्होंने बेहतरीन इनका समर्थन किया है। विधि पद्धति में क्या है कि राज्य के कानूनी आधार पर ही बल दिया जाता है और इस पद्धति में राज्य को एक कानूनी इकाई मानते हैं जिसका कार्य कानून बनाना और क्रियान्वित करना है। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। तो इस प्रकार से ये जो राजनीति विज्ञान है उनकी 4 पद्धतियां हैं। अगर हम संक्षेप में बात करें तो इन चारों पद्धतियों में इनके अध्ययन है वो वर्णनात्मक और अपरिष्कृत है, न कि व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक। तो इस प्रकार ये जो संगठन था ये प्राचीन पद्धतियां थी जिनका प्रयोग है वो विचारक करते थे। अब परंपरावादी राजनीति विज्ञान की विशेषताओं की अगर अपन बात करें कि क्या विशेषताएं हैं परंपरावादी राजनीति विज्ञान की, तो पहला है कल्पनावादी और आदर्श। जैसा कि अपन ने देखा है कि ये हमेशा कल्पनाओं में मतलब ये रहते हैं कि इनकी मस्तिष्क में कोई चीज़ की कल्पना कर ली और फिर उसको रचनात्मक रूप से उसको संगठन में या उसको रचनात्मक रूप दे दिया जाता है। जैसे चाहे प्लेटो की दार्शनिक राजा की कल्पना हो या कोई अन्य हो, उस प्रकार की जो चिंतन शैली है उसमें वो इस प्रकार की जो चिंतन शैली वो आदर्श सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती थी और जिनके जीवन के ठोस तथ्यों से कोई विशेष संबंध नहीं होता। तो पहली चीज़ है परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, ये कल्पनावादी और आदर्श थी। दूसरा, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल, क्योंकि जो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत है वो उपदेशात्मक है, जो नैतिकता पर बल देता है, राजनीतिक मूल्यों पर बल देता है। इनका जो मुख्य सरोकार है वो है क्या होना चाहिए, यानी वास्तव में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, आदर्श है क्या, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। तो इनका जो आदर्श है वो नैतिकता है एक, जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तो ये इस तरह की ये नहीं करना चाहिए। अब कोई करे तो करे, कौन रोक सकता है, लेकिन इनका जो है उद्देश्य वो है कि क्या होना चाहिए। इनका कार्य है नैतिक निर्णय देना और यह राजनीतिक का नैतिकता से घनिष्ठ संबंध मानता है, क्योंकि ये मानते हैं भी राजनीति है वो नैतिकता से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। बगैर नैतिकता के राजनीति का कोई मतलब भी नहीं है। फिर राज्य एक नैतिक संस्था है, क्योंकि ये नैतिक संस्थाएं मानते हैं क्योंकि राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकार करता है। क्योंकि अरस्तु क्या कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व वो सद्जीवन के लिए है, जीव मात्र की रक्षा के लिए नहीं है। उसी तरह रूसो क्या कहते हैं कि सब नागरिकों की इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा है और सामान्य इच्छा ही राज्य है। तो राज्य एक नैतिक संस्था भी है। इसके अलावा ये कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। अब जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था इसके बारे में कि ये किस तरीके से जो कानूनी संस्थाएं हैं उनके बारे में, जहाँ लिखित संविधान हो वहाँ संविधान में था, जहाँ लिखित नहीं थे वहाँ कानूनों के माध्यम से शासन का स्वरूप क्या रखा गया। तो कानूनी है, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर ही बल देते हैं। इनके अलावा इनका अध्ययन प्रधानतः संकुचित अध्ययन, क्योंकि राज्य और सरकार तक इनका अध्ययन है वो सीमित रह गया था, उससे बाहर वो नहीं निकल पाए थे। क्योंकि और वैसे भी इनका अध्ययन मुख्यतः यूरोप और अमेरिका, अगर क्षेत्र की बात करें तो यूरोप अमेरिका तक सीमित था और उससे अगर बाहर निकल करके अपन बात करें तो ये समझते राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन जा करके खत्म हो गया था, इसलिए इनका संकुचित अध्ययन था। दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन, ये जो अध्ययन था वो बहुत बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। परंपरागत राजनीति की अगर अपन बात करें तो इसका इस प्रकार से दर्शन शास्त्र ने घेर रखा था कि हम दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा सी लगता था, क्योंकि परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र की घनिष्ठता पर इतना जोर दिया कि इनके ज्ञान की एक विशिष्टता का राजनीतिक दर्शन इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार, क्योंकि रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा जो है वो इसी प्रकार की है और टी.एच. ग्रीन भी कहते हैं कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। तो इस प्रकार से
दर्शन शास्त्र ये प्रभावित है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, यानी परंपरागत राजनीति में सिद्धांत, मान्यता या धारणाएं और निष्कर्ष है वो इसके प्रतिपादकों पर। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं कि व्यक्तित्व का और इनके खुद की क्या मान्यताएं हैं, खुद के आदर्श क्या है, इनका बहुत बड़ा असर है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान पर जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे उनका पड़ा है। क्योंकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करना था। जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत की अगर बात करें तो तीनों ही लोगों ने मतलब मानव स्वभाव पर बात की है, हॉब्स, लॉक, रूसो ने, लेकिन अपनी व्याख्या में खुद के हिसाब से की है, यानी उनका खुद का बहुत बड़ा असर है। और फिर है एक और है वो है अपरिष्कृत परंपरागत अध्ययन पद्धति, यानी परंपरागत अध्ययन पद्धति की अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इतिहासवादी दर्शन और वर्णनात्मक रहा है। तो इस प्रकार इनके जो राजनीति विज्ञान की अवस्थाएं भी चार ही है, ऐतिहासिक है, विश्लेषणात्मक है, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक और वर्णनात्मक, परिभाषात्मक है। तो इस प्रकार से जो एक अवस्था है वो चलती रहती है। तो एक परिष्कृत परंपरागत पद्धतियों का उपयोग करते हैं, ये इतिहास के इर्द गिर्द ही ये सारी की सारी घूमती रहती है। तो अगर हम शॉर्ट पे बात करें तो जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है वो कल्पना और दर्शन पर आधारित है। पुरातन राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसंधान और विश्लेषण की प्रमुख पद्धतियाँ, प्रमुख विधियाँ ऐतिहासिक और वर्णनात्मक रही है। इनका साहित्य पुस्तकालयों में बैठ कर लिखा गया, तर्क और निष्कर्ष पर आधारित है। वे शासन प्रणालियों के कानूनी और संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उसमें आधुनिक अध्ययन पद्धति के बारे में, जो आधुनिक दृष्टिकोण अध्ययन पद्धति है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।